हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पिछले वीडियो जो मैंने आपको मैगलेंड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के बारे में बताया, तो उसमें कुछ वॉइस रिलेटेड इशू आ रही थी। तो आप लोग 1.25 या 2x पे अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको चीज़ें समझ भी आएगी। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। तो आज का हमारा सेशन क्या है? कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं बार बार बोल रही हूँ, क्वांटम ही मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो आप क्वांटम लेके बैठो ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आए। तो जॉन काओ ये एक ऑथर है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है? ये ऑथर किसके हैं? इनोवेशन नेशन के, ठीक है। ऑथर ऑफ इनोवेशन नेशन। और ये क्या रह चुके हैं? और ये क्या है? चेयरमैन ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर लार्ज स्केल इनोवेशन, ठीक है। ये इनकी थोड़ी सी ब्रीफ मैंने आपको बता दी, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। इन्होंने एक आर्टिकल लिखी थी जिनका नाम इन्होंने रखा था क्या? एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो ये इनकी बुक है, ये 1989 में इनकी जो आर्टिकल है जो इन्होंने लिखी थी, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया? 1989 में ये आर्टिकल इनकी पब्लिश हुई थी, ठीक है। जिसमें इन्होंने बताया था कि इन्होंने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के कंसेप्चुअल मॉडल बताया था। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन कौन से मॉडल जो है वो काम करते हैं, वो क्या उसके बारे में इन्होंने आर्टिकल दी थी। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने एक डायग्राम से रिप्रेजेंट क्या किया था? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? मेन रीजन है, मतलब सेंटर ऑफ द पार्ट है। इसके लिए क्या चाहिए? पर्सन चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? एक टास्क चाहिए, क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन एक चाहिए, और क्या चाहिए आपको? एक एनवायरनमेंट चाहिए। तो इसका इन्होंने आपस में को रिलेशन बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप में ये सब चीजें कैसे आपकी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। उन्होंने आपस में बताया था। इन्होंने कैसे रिलेट किया था कि आप एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या चाहिए? एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दूसरा क्या चाहिए? टास्क चाहिए। और क्या चाहिए आपको? वो टास्क कौन करेगा? तो पर्सन करेगा, तो एक पर्सन चाहिए। और क्या चाहिए? एक एनवायरनमेंट चाहिए। अब देखो, अब ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन मतलब एक पर्सन ही तो ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा ना। तो ऑर्गेनाइजेशन किसकी वजह से है? पर्सन की वजह से। और पर्सन किसकी वजह से है? ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। अब कोई टास्क कौन परफॉर्म करेगा? पर्सन ही करेगा ऑब्वियसली। और पर्सन है तभी टास्क है तब पर्सन है। अब देखो, इन्वायरमेंट किसके लिए फ्रेंडली है? टास्क के लिए भी फ्रेंडली होती है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फ्रेंडली होती है, ठीक है। एनवायरमेंट आपका एक अच्छा इन्वायरमेंट है, एक आपकी आइडियल इन्वायरमेंट है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी रोल प्ले करती है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी इम्पोर्टेंट रोल करती है, और टास्क में भी करती है, ठीक है। अब आपको कि इन्वायरमेंट कैसे करती है? अभी मैं आपको सब कुछ एक एक करके डिस्कस करूंगी। तो पहला देखो, इन्होंने क्या बताया था? पहला, एंटरप्रेन्योरियल पर्सनालिटी। इन्होंने जो मॉडल दिए थे उसमें सबसे पहले इन्होंने क्या बोला था? एक एंटरप्रेन्योरियल पर्सनालिटी, ठीक है। पर्सनालिटी इन्होंने क्या बोला था कि एक सक्सेसफुल, मतलब ओवरऑल सक्सेस, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन की या कोई भी एक वेंचर की जो ओवरऑल सक्सेस होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? वो एक एंटरप्राइज के स्किल पे, क्वालिटी पे, ट्रेड्स पे, और किस पे? डिटर्मिनेशन पे। किस पे डिपेंड करती है? एक सक्सेसफुल वेंचर, या ये रख लो, ओवरऑल जो सक्सेसफुल होता है, सक्सेसफुल वेंचर
किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन एंटरप्राइज, और किसके एंटरप्राइज, उसके किसके डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? अपॉन द स्किल, ठीक है, स्किल पे डिपेंड करती है, आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है, फिर आपकी ट्रेड्स पे डिपेंड करती है कि आपकी योग्यता क्या है, गुण क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपकी डिटर्मिनेशन पावर क्या है। अगर आपकी डिटर्मिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है तो आप ऑब्वियसली आप एक अपने एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी और आपने जो भी एंटरप्राइज बनाया है उसको सक्सेसफुल आप बनाओगे, ठीक है। इस पे आप डिपेंड करती है। इन्होंने ये बोला था एंटरप्रेन्योरियल इज सेंटर ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। अभी मैंने आपको क्या बोला था? एंटरप्रेन्योरशिप तब काम करेगा जब एक एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हो। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ये क्या होता है? सेंट्रल पार्ट होता है। किसका होता है? सेंट्रल पार्ट होता है किसका? एंटरप्रेन्योरशिप का। अगर एंटरप्रेन्योर ही नहीं रहेगा तो एंटरप्रेन्योरशिप कैसे काम होगा? तो ये क्या होता है? आपका सेंट्रल पार्ट होता है। विदाउट की इंडिविजुअल हु मेक्स थिंग हैपन इन एंटरप्राइज देयर विल बी नो पॉजिटिव रिजल्ट। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं है तो कोई एंटरप्राइज में ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसका कोई भी पॉजिटिव आउटपुट आपका नहीं आने वाला है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन को एक इंडिविजुअल भी चला सकता है, ऐसा नहीं है नहीं चला सकता है, बट वो सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि एंटरप्रेन्योर के अंदर जो क्या होते हैं, कुछ एबिलिटी है जो नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन या नॉर्मल बिजनेसमैन के पास नहीं होती है। क्या क्या होती है? अभी मैंने बताया था, स्किल्स, क्वालिटी, ट्रेड, डिटर्मिनेशन, रिस्क टेकर होने चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? उसके पास कैपिटल होने चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? उसके पास एक एनवायरनमेंट होनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। मैंने आपको सब कुछ डिस्कस किया है आपको, ठीक है। आप है ना, अगर वीडियो नहीं देखे हो तो आप पूरी प्लेलिस्ट है जो मैंने आपको शुरू से बता रखी है, आप वहां जाके आप देख लेना, ठीक है, जब आपको और भी चीजें अच्छे से समझ आएगी। तो आपको क्या है, एक एंटरप्रेन्योरशिप चलाने के लिए, एंटरप्राइज चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जिसके अंदर उसकी जो भी ट्रेड्स होते हैं, जो भी कॉम्पिटेंसीज होती है एक एंटरप्रेन्योर बनने की, जो मैंने आपको डिस्कस कर रखी है, वो सब चीजें एंटरप्रेन्योर में होती है जो कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन के पास नहीं होती है। इसलिए क्या होना चाहिए? कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप चलता है तो वो एंटरप्रेन्योर के वजह से ही चलता है। अब देखिए दूसरा क्या था? एनवायरमेंटल टास्क, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल टास्क, एनवायरमेंट नहीं है, एंटरप्रेन्योरियल टास्क क्या है? एंटरप्रेन्योरियल टास्क। तो मेन टास्क क्या होता है? द मेन टास्क ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट दोज अपॉर्चुनिटी दे कम फ्रॉम एनी सोर्सेज। मतलब मेन टास्क क्या होता है एक एंटरप्रेन्योर की कि कोई भी सोर्सेज अगर उसके पास आ रही है तो उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढना और उसको तुरंत ही क्या करना? ग्रैब करना, और उसके बाद क्या करना? उसको एक्सप्लॉइट करना। किसमें? न्यू अपॉर्चुनिटी में जो एंटरप्राइज को या एंटरप्रेन्योर को क्या दे? एक पॉजिटिव ग्रोथ दे, ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ दे या फिर रिजल्ट दे, ठीक है, या फिर अर्निंग दे, ये होता है। ओके, तो मेन टास्क क्या होता है एक एंटरप्रेन्योर का कि कोई भी सोर्सेज उसको ढूंढना, उसको खोजना, उसके बाद उसको क्या करना? एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, उसको ग्रैब करना। कोई भी अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको एक बार और बताया था कि एंटरप्रेन्योर की क्या होती है कि स्कम्प्टर ने क्या कहा था? स्कम्प्टर ने कहा था कि एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? वो एक इनोवेटर होते हैं, वो चीजों को ढूंढते हैं, ठीक है, और उसके बाद उस पर मतलब क्रिएटिविटी करते हैं, मतलब उसमें कुछ नया करते हैं। तो यही मेन टास्क ही यही होता है एंटरप्रेन्योर का कि आप कुछ भी चीज को आप क्या करो? चीजों को ढूंढो, सोर्स को ढूंढो, उसको क्या करो? एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तरह लो और उसके बाद क्या करो? उससे एक प्रोडक्शन या कुछ भी उससे एक सर्विस प्रोवाइड करो जो कि आपको क्या कर दे? अर्निंग दे, आपको एक पॉजिटिव ग्रोथ दे। यही मेन टास्क होता है आपका एंटरप्रेन्योरियल का, ठीक है। अब देखो ये एंटरप्रेन्योर, अब ये कहोगे कि नॉर्मल बिजनेसमैन के पास भी तो ये सारी चीजें हो सकती है। नहीं, बिजनेसमैन देखो, जैसे मान लो ग्रोसरी वाले जो नॉर्मल आगे जो हमारे घर के आगे जो लगाते हैं दुकान, वो एक लिमिटेड तक ही उनकी सोच रहती है कि उन्हें दुकान में माल लाना है, बेचना है, पैसे कमाना है, ठीक है। इनकी इससे ज्यादा लिमिटेशन नहीं होती, इनकी आगे ये कुछ नया नहीं करना चाहते हैं,
हाँ, हर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। आप कहोगे कि कोई भी सारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर होते हैं, नहीं। एंटरप्रेन्योर वही होता है कि जो इनोवेटर हो, क्रिएटिविटी हो, जिसके अंदर रिस्क टेकर हो। जैसे देखो ग्रुपर क्या किया, ग्रुपर क्या करता है, ये अपना क्या कर लिया, ऑनलाइन बिजनेस कर लिया, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन ग्रोसरी सामान ये भी बेच रहा है, वही सामान ये भी बेच रहा है, बट इसकी क्या है, इसकी ग्रोथ ज्यादा है, इसकी कम है। क्योंकि लॉकडाउन के समय सभी ऑफलाइन दुकानें बंद थी, सिर्फ ऑनलाइन दुकानें ही चलने लगी। तो इन्होंने क्या एक नया चीज किया कि हाँ, हम ऑफलाइन मार्केट को छोड़ के हम ऑनलाइन मार्केट करेंगे, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हमारी अर्निंग है, वो हमारी कंटिन्यू रहे, हमारी ग्रोथ कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो ये मेन टास्क होता था। इन्होंने क्या अपनाया, इन्होंने एक नई चीजें अपनाई, इन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचा, ये आराम से दुकान बंद करके बैठे रहे। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि इनकी गलती है, इनको भी करना चाहिए। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, आपको कैपिटल भी चाहिए, इन्होंने पैसा बहुत लगाया, हाँ, अब रिस्क भी लिया कि चलो अगर ऑनलाइन मार्केट अगर नहीं भी चला तो भी इन्होंने अपने तरफ से रिस्क लिया, हाँ पैसा लगाते हैं जरूर चलेगा, सक्सेसफुल होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, एक रिस्क भी लिया। ठीक है, इन्होंने कैपिटल लगाया, उसके बाद इन्होंने देखो इनका ग्रोथ एज ए एंटरप्रेन्योर उभर के आए। अब देखो तीसरा क्या था, एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट। अभी मैंने थोड़ी सी पहले मैंने अभी आपको डिस्कस भी किए कि आपके लिए क्या जरूरी होनी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। जैसे देखो एग्जांपल लेके देख लो, कोविड के टाइम में जितनी भी ऑफलाइन मार्केट वो बंद हो गई, ऑनलाइन मार्केट क्या हो गई, चालू हो गई। क्योंकि लॉकडाउन की कंडीशन क्या थी कि कोई भी पर्सन घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, सभी लोग घर में ही रहे। तो क्या हो गया, जितनी भी ऑनलाइन मार्केटिंग हुई वो क्या की, वो घर ना डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करने लग गई। डोर टू डोर इनको क्या मिल गया, एक इन्वायरमेंट मिल गया कि चलो अब तो ऑफलाइन दुकानें खुलेगी नहीं, हम क्या कर देते हैं, डोर टू डोर बिजनेस कर देते हैं, हमारी मार्केटिंग चल जाएगी। इन्होंने क्या, इनको एक इन्वायरमेंट मिल गया। तो ये क्या आता है आपको, इन्वायरमेंट में आता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज कंट्रोल्ड बाय द एनवायरनमेंट इन मैनी, बहुत तरीके से एनवायरनमेंट का आपको रोल प्ले करता है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए। द वर्ल्ड सराउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प और हिंडर द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर। हाँ, अब देखो वर्ल्ड और जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके अगल बगल होते हैं वो आपको काफी हेल्प करते हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ में या फिर एंटरप्रेन्योरशिप आपके डिक्रीमेंट में। देखो जैसे कैसे हुआ, इनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनको काम मिला, इन्होंने किया, इनकी ग्रोथ बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो ये मैंने आपको मतलब एक एग्जांपल देके समझा दिया। इट इन्वॉल्व द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। आप देखो ये क्या कहते हैं, ये इर्द गिर्द किसके घूमता है, जहां पर अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास सोशल वैल्यूज है, मतलब सोशल रिलेशनशिप आपके पास है, आपके पास क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है प्रॉपर वे में, आपके पास क्या है, स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है। तो आपकी ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करती है आपके एनवायरमेंटल मतलब एंटरप्रेन्योरियल इन्वॉल्वमेंट में। ये आपकी क्या होती है, इन्वायरमेंट में, आप इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये इन्वायरमेंट है, मैं भी गलती फर्जी लिख देती हूँ, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखो जहाँ रिसोर्स अवेलेबल है, देखो जैसे गुजरात में देख लो या फिर आपको देख लो यहाँ झारखंड देख लो, मैंने एग्जांपल ये ले चुका है बार बार। वहाँ देखो वहाँ पर रिसोर्सेज आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी, गुजरात में देखो वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी होती है, सोशल वैल्यू वहाँ के सही है, रूल्स एंड रेगुलेशन भी बहुत सही है वहाँ के, वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी यूज की जाती है। तो यहाँ पर लोग क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर बन के उभर के आते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे जगह पर। According to Kaur, the most successful entrepreneur is one who adapts himself to changing need of the environment। ये लास्ट लाइन है, ये बाद में मैं आपको बताऊंगी। तो ये सब क्या है, एक एनवायरमेंटल ग्रोथ। अब देखो द एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट इज मेड ऑफ सेवरल एलिमेंट्स सच एज इकोनॉमी, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, लीगल एंड अदर। हाँ, अब देखो यहाँ आपके एनवायरमेंटल एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट किस पे डिपेंड करती है, आपकी इकोनॉमी पे भी डिपेंड करती है। क्योंकि आपके पास अगर कैपिटल है तो आप क्या करोगे, मैंने आपको डिस्कस किया था, आपके पास अगर इकोनॉमी है, अच्छी इकोनॉमी है, आइडियल फंड है अगर, तो आप क्या ले सकते हो, आप कैपिटल ले सकते हो, रॉ मटेरियल आसानी से ले सकते हो, मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो,
हायरिंग लेबर, एक से एक स्किल्ड लेबर हायर कर सकते हो। तो ये सब चीजें आपको क्या देती है, एनवायरनमेंट देती है, एक एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट के लिए। दूसरा क्या है, सोशल कल्चर, सोशियो कल्चर। आपको कभी कभी अगर आप एक कल्चर में, जैसे गुजराती को देखो, उनके माइंड में सिंपल सा यही रहता है कि हमें पैसा कमाना। ये लोग पैसा को क्या करते हैं, हमेशा इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। जैसे दुबई में देख लो, दुबई में देखो एक से एक आपको पैसे वाले मिलेंगे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं, पैसे रखते नहीं है। तो आपका इनका एक क्या है, कल्चर ही वही है। ठीक है। अब देखो दूसरा, देखो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल कभी कभी आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है। आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए आपको एक गवर्नमेंट वो भी क्या कहते हैं, हेल्प मिलती है। ये सब चीजें आपको क्या क्रिएट करता है, कि एनवायरनमेंट क्रिएट करती है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ठीक है। अब देखो चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी होता है एक एंटरप्राइज बनाने के लिए। आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरी है, जहां पर आपको ढेर सारे एम्प्लॉय काम करेंगे, आपके रूल्स होंगे, आपके स्पेसिफिक टास्क होंगे, और क्या होंगे, टास्क होंगे, और आपके क्या होंगे, गोल्स होंगे, कुछ गोल्स होंगे। ठीक है। ये सब चीजें आपकी काम करती है। तो ये सब चीजें मिला के आपकी एक क्या खड़ी होती है, ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको ढंग से चलाना है, एक मतलब सक्सेसफुल एंटरप्राइज करने के एंटरप्राइज के तौर पे आपको चलाना है, तो आपको क्या करना होगा, एक अच्छा से अच्छा एम्प्लॉय, मतलब स्किल्ड एम्प्लॉयर आपको हायर करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर अगर आप हायर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, तो रूल्स एंड रेगुलेशन भी आप ऐसा फ्रेंडली बनाए जिससे आपके एम्प्लॉयर क्या हो, आपसे एक सोशल रिलेशनशिप कोऑर्डिनेट करके चले। ठीक है। ये नहीं है कि आप उस पर जबरदस्ती काम थोप रहे हो। तो कोई भी इंसान आपके अंडर में नहीं रहना चाहता है। अगर आप किसी से फ्रेंडली नेचर रखोगे, तो वो आपके ही हित में काम आता है। ठीक है। तो आप ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ जिससे आप भी खुश रहो और आपके एम्प्लॉय भी खुश रहें। तो एक फ्रेंडली नेचर का आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए, ना कि इतना भी फ्रेंडली नहीं बना दो कि एम्प्लॉय रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ के अपना ही मनमानी करने लगे। नहीं, एक बैलेंस वे में आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए। आपको एक क्या देना है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क भी प्रूव करनी है, ताकि आप जो भी गोल अचीव किए हो वो आप करवा सको। ठीक है। ये हो गया। और क्या हो, इट इंक्लूड्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द सिस्टम। इसमें क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या आते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया था। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और क्या आते हैं उसके अंदर में जो सिस्टम काम कर रहे होते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या वर्क रोल होता है, और क्या ग्रुप कल्चर है, कैसे काम हो रहा है, क्या नहीं, ये सब चीजें आपको इन्वॉल्व करती है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द स्ट्रक्चर, रूल्स, पॉलिसी, कल्चर, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, कम्युनिकेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन कंटेस्ट आपको तभी सक्सेसफुल होगी जब आप, मैंने आपको बता दिया, स्किल्ड एम्प्लॉयर आपको हायर करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन बैलेंस वे में आपको बना के चलना है, एक पर्टिकुलरली गोल आपको स्पेसिफिक टास्क देना है कि आपको उसे परफॉर्म करना होगा। ठीक है। और क्या देना है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अब मैंने आपको बता दिए, कुछ आपको पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जिससे आपकी क्या हो, ना ही कोई किसी की ना हानि हो और ना ही आपका नुकसान हो। ठीक है। आपको ऐसे ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, जो कि मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम मतलब क्या हो गया, स्किल्ड एम्प्लॉय। आपको ऐसे ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम आपको ढूंढने हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए काम कर रहे हो, आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट दे। हाँ, आपकी कम्युनिकेशन, अब देखो, माने कि आप ऑर्गेनाइजेशन के मतलब लीडर हो। लीडर तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉय से बदतमीजी करो। ठीक है। और ना ही आपको इतना भी फ्रेंडली रहना है कि एम्प्लॉयर ही आपसे बदतमीजी करने लगे। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा कम्युनिकेशन स्किल आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना है कि आपको मतलब कोई आप अपने तरीके से उनसे काम भी काम ले सको, और उन्हें कोई तकलीफ भी ना, और वो आपको आराम से खुशी आपको काम करके दे सके। कभी कभी कितने लोग होते हैं कंपनी में, क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनी का क्या नेचर है कि जितना अच्छा आप काम करोगे, जितना घंटे काम करोगे, आपको क्या मिलती है, उसका दिया जाता है इंसेंटिव।
क्यों दी जाती है? ये एज अ रिवार्ड होता है, रिवार्ड होता है। यही एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ये एक ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू आदमी को, मतलब जो भी एम्प्लॉयर होते हैं ना, उनको ये लगता है हाँ यार मुझे, हम और भी मेहनत करेंगे तो हमको और भी इंसेंटिव मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको अपनानी चाहिए। ये सब चीजें आपको क्या करती है, एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक मॉडल तैयार करके आपको देती है। ठीक है, अब देखो एक लास्ट लाइन है जो मैं आपके लिए पढ़ूंगी। अकॉर्डिंग टू काव, काव क्या कहते हैं उनके अनुसार, मतलब उनके अनुसार क्या कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू काव, द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज वन हु अडैप्ट हिमसेल्फ to changing need of the environment and makes it hospitable for the growth of business enterprise। मतलब उनके कहने का ये मतलब है कि जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को हमेशा क्या रखना चाहिए? अपडेट करते रहना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है कि कंज्यूमर हमेशा क्या चाहता है? अपडेशन। वो बार बार एक ही चीज यूज नहीं करना चाहते, उसको हमेशा कुछ नया चाहिए, कुछ उसे नया चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा बदलते इन्वायरमेंट के साथ खुद को अडेप्ट करना है, खुद को चेंज करना है, और क्या करना है? कंज्यूमर के लिए एक आइडियल मतलब इन्वायरमेंट देना है जिनमें उनकी नीड्स पूरी हो। क्या देना है? एक आइडियल इन्वायरमेंट देना है जिसमें उनकी नीड, कंज्यूमर की नीड पूरी होती है। ठीक है, तो ये क्या आपको करती है? कंज्यूमर नीड पूरी हो, तो ये क्या देती है आपको? एक अल्टीमेटम ग्रोथ देती है आपके एंटरप्राइज को। कि मैंने आपको बार बार बोला है कि जब तक आप मार्केट को मार्केट के हिसाब से, मतलब अपनी कंपनी को मार्केट के हिसाब से अपडेट नहीं रखोगे, आप कैसे कंज्यूमर को वो चीजें बेच पाओगे या कंज्यूमर से उस चीज को कोऑर्डिनेट करवा पाओगे? तभी आप करवा पाओगे जब आप भी, मतलब कंज्यूमर को हमेशा ही क्या चाहिए? हमेशा न्यू चेंजिंग चाहिए, उन्हें कुछ हमेशा नया चाहिए मार्केट में। विद क्या चाहिए? गुड क्वालिटी विद गुड क्वांटिटी होनी चाहिए। आपको क्या करना है? कंज्यूमर के नीड के हिसाब से, बदलते इन्वायरमेंट के हिसाब से हमेशा आपको खुद को क्या करना है? अडेप्ट करवाना है खुद को, उसी के हिसाब से आपको चेंजिंग लाते रहना है, उसी हिसाब से आपको कुछ नया करना है। ये आपको क्या देता है? अल्टीमेटम आपके एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ को डेवलप करवाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ कमेंट में लिखना ना भूलना कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आया कि मैम वॉइस रिलेटेड इशू है, तो आप लोग इसी तरीके से कमेंट में अपनी इशू मुझे बताओ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो समझ आ रही हो तो वो भी बताओ, नहीं समझ आ रही है वो भी बताओ। ये मत समझना कि मुझे खराब लगेगा, नहीं, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।